फिलहाल मनीष कश्यप सुर्खियों में है। इनके बारे में एक अपडेट है। अपडेट क्यों है? क्योंकि फिलहाल इनके ऊपर लगा है एनएसए। एनएसए क्या होता है आज के सेशन में हम बताएंगे। मनीष कश्यप से जुड़ा विवाद क्या है ये आप सबको पता है, हमने सेशन भी किया। और शायद अगर आप यूपी बिहार साइड से हैं तो इनकी गजब फैन फॉलोइंग है, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं एज एन यूट्यूबर। और यदि आपको नहीं पता है कि विवाद क्या है, क्योंकि मैं उससे आगे की ही बात बताने वाला हूं, तो आप एक बार हमारा एक पुराना सेशन है अपनी पाठशाला पर, यानी इसी प्लेटफॉर्म पर जहां आप मुझे सुन रहे हैं, 2 वीक पहले हमने किया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्या है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का मामला, देश में चलने वाला यह मामला। यह जो मामला था जिसमें हमने ये जानकारी दी थी, उस समय पर तमिलनाडु से डरकर भाग रहे जो हिंदी भाषी लोग थे, उन विषय के ऊपर यह मामला था। इस बारे में हम आपको बताएंगे। और असल में इस मुद्दे की चर्चा अब क्यों की जा रही है, तो उसके पीछे का बड़ा कारण यह है। क्या है? इस केस को नाम दिया गया माइग्रेंट फेक वीडियो केस। माइग्रेंट्स फेक वीडियो केस में मतलब मनीष कश्यप नाम जो है, जो मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, उन्होंने माइग्रेंट्स को लेकर फेक वीडियो बनाया था। उस केस के बारे में कहा जा रहा है कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप बुक्ड अंडर एनएसए इन तमिलनाडु। मतलब अब तक जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार के द्वारा या बिहार पुलिस के द्वारा जो हिरासत में थे मनीष कश्यप, उन्हें अब तमिलनाडु की पुलिस लेकर चली गई है और तमिलनाडु की पुलिस ने उन पर एनएसए लगाया है। ये आप सुर्खी देख रहे हैं। यूट्यूबर हु स्प्रेड फेक वीडियोज ऑफ बिहार माइग्रेंट्स अटैक्ड इन तमिलनाडु बुक्ड अंडर एनएसए। फेक वीडियो आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये मनीष कश्यप हैं, यूट्यूब पर काफी मतलब प्रचलित हैं और अपनी पत्रकारिता जो यूट्यूब पर ये करते हैं, जिसमें कि ये उन सभी स्थानों पर पहुंचते हैं जो कि इनके नजर में जनता जहां पीड़ित है, जहां प्रताड़ित है, वहां पर ये उसकी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत अच्छी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इनका जन सैलाब जो इनका समर्थन का है वो अटूट है। मतलब लोग इनको बहुत पसंद करते हैं एज एन यूट्यूबर। लेकिन इनके मामले में एक ट्विस्ट क्या आया कि माइग्रेंट के केस को लेकर कि तमिलनाडु के अंदर बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है और उन्हें वहां से भगाया जा रहा है। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने तमिलनाडु से जो श्रमिक हैं उन्हें मारकर भगाया जा रहा है, इसका वीडियो फेक वीडियो बनाया था। फेक वीडियो मतलब इन्होंने श्रमिक भी खुद से ही डिजाइन किए थे। खुद से डिजाइन किए थे मतलब जो श्रमिक थे जिनके ऊपर फोटोशूट किया गया था वो फर्जी थे। मतलब वो तमिलनाडु में थे ही नहीं, वो कहीं बिहार के ही किसी गांव अथवा शहर में थे, जहां से इन्होंने उस वीडियो को शूट करवाया और उसको आधार बनाकर, क्योंकि इन्होंने ही उस फर्जी वीडियो को बनवाया और उसके आधार पर लोगों में यह डर फैला दिया कि तमिलनाडु के अंदर बिहारियों के साथ में ज्यादती हो रही है। इस कारण से जो बिहार में रहने वाले, जो तमिलनाडु में रहने वाले उस समय जो बिहारी मजदूर थे, उनमें एक बहका माहौल बना और बहके माहौल के चलते वो बिहारी मजदूर भी तमिलनाडु से निकल के आना शुरू हो गए। और इसके चलते इस पर रिसर्च होना शुरू हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से मुद्दे आने लगे और जब आप सर्विंग में होते हैं तो उस समय पर उनके साथ जो इश्यूज रहे थे उनमें से मुद्दा आने लगा कि तमिलनाडु के वर्कर्स को यह बात पसंद नहीं आ रही है कि बिहारी मजदूर सस्ते में काम क्यों करते हैं। इस कारण से बिहारी मजदूरों को भागकर भगाया जा रहा है। हमने भी, क्योंकि ये मुद्दा बिहार की असेंबली के अंदर, सुर्खियों के अंदर, सब जगह चला था, तो हमने इस मुद्दे को कवर किया था कि तमिलनाडु से क्यों भागकर आ रहे हैं बिहारी मजदूर। लेकिन पुलिस और तमिलनाडु की पुलिस, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस जिस खोज तक पहुंची वो ये थी कि जिस फर्जी वीडियो से यह माहौल बनाया गया वो फर्जी वीडियो इन्होंने बनाया था। इसी कारण से इन्हें तमिलनाडु पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बुक किया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तमिलनाडु पुलिस ने इनको लिया है और इन्हें मतलब बिहार से लेकर के ये फिलहाल तमिलनाडु लेकर चले गए हैं और वहां जाकर के इन्हें जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। आप इधर देख सकते हैं इनको ट्रांजिट रिमांड पर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं, ये खबर आपके सामने है, ANI की खबर है 29 मार्च की, कि इनको यहां पर मदुरई के अंदर रखा गया है। ये वो वीडियो है इनका जो इन्होंने जब एयरपोर्ट पे थे तब इन्होंने, जब ये लेके जा रहे थे, उस समय इनसे इंटरव्यू लिया पत्रकारों ने और उस समय इन्होंने जो बातें बोली वो बिल्कुल इसी तरह की थी कि भाई मेरे साथ पुलिस ने गलत बर्ताव नहीं किया है
और राजनीति से प्रेरित होकर के कि भाई बिहार के अंदर बदलाव आएगा, बिहार के युवा को बदलना चाहिए, ये इस बातें इन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं। फिलहाल के लिए ये मदुरई हैं और मदुरई के अंदर ये ट्रांजिट रिमांड के माध्यम से पहुंचे हैं। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी के तहत धारा 41 के अंतर्गत पुलिस किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ऐसी स्थिति में ये कहां से कहां तक ले जाए गए हैं? बिहार से लेकर तमिलनाडु ले जाए गए हैं। तो ये जो यात्रा का रिमांड होता है ये ट्रांजिट रिमांड कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब आती है बात इनको एनएसए लगाने की। तो एनएसए का क्या लॉजिक है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों लगाया जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि कुछ इस प्रकार से कि अगर किसी व्यक्ति से आपको लगता है कि ये देश विरोधी हरकत कर सकता है, देश को तोड़ने की हरकत कर सकता है, तो उन्हें एनएसए जैसे एक्ट के अंदर डाला जाता है। जैसे हाल ही के अंदर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पंजाब के अंदर एनएसए के अंदर केस दर्ज किया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जिसमें होता क्या है कि 3 महीने तक जमानत नहीं मिलती है। 3 महीने तक जमानत नहीं मिलती है, यह स्थिति बढ़कर 1 साल भी हो सकती है। और जब आप अपील करें तो अपील करने के लिए आपको हाई कोर्ट की एडवाइजरी या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। फिलहाल के लिए मनीष कश्यप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मैं सही हूं तो 10 अप्रैल के दिन जो हमारे सीजेआई हैं उनकी बेंच के माध्यम से इस केस की सुनवाई की जाएगी। इनके ऊपर एनएसए लगाए जाने का पत्रकारों ने भी विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारों के नाम पर, ये देखिए इनको इस तरह से यहां पर ले जाया गया। यूट्यूबर मनीष कश्यप सेंट टू पुलिस कस्टडी फॉर 3 डेज, ये 31 मार्च की खबर थी। फिर पुलिस कस्टडी के बाद में इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। चित्रा त्रिपाठी एक पत्रकार हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं आज तक की, उन्होंने लिखा है एनएसए लगाना गलत है। एनएसए लगाना पूरी तरह गलत है। कोई युवा अगर कोई गलती करता है तो उसे आप सुधार सकते हैं, उस पर सख्ती करें, बजाय कि उस पर एनएसए लगाकर उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर दें। ठीक इसी प्रकार से अजीत अंजुम जो भी यूट्यूब पर ही पत्रकारिता करते हैं, पहले ये इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं और न्यूज 24 के भी रह चुके हैं, और इन्हें बिहार में फ्लड रिपोर्ट करने के लिए गोयन का अवार्ड भी मिला है। इन्होंने भी लिखा है कि मैं भी मानता हूं कि एनएसए लगाना गलत है, कानून की तमाम धाराएं काफी हैं। वैसे बीते सालों में दर्जनों प्रोफेसर, डॉक्टर, पत्रकार, एक्टिविस्ट को बीजेपी सरकारों ने एनएसए और यूएपीए और राजद्रोह के मामलों में फंसाकर महीनों तक जेल में बंद रखा है। ऐसे नामों की लिस्ट बहुत लंबी है। आंकड़े गवाह हैं कि 8.25 साल के मोदी राज में इन कानूनों का सबसे बेजा इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ना तो बिहार में बीजेपी सरकार है, ना तमिलनाडु में बीजेपी सरकार है, लेकिन जब तमिलनाडु में यह केस दर्ज किया गया है तो ये इसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि जैसे इन पर लगाना गलत है, ऐसे ही और लोगों पर भी जिन पर एनएसए लगाया गया वो गलत था। अब ये एनएसए होता क्या है? तो साथियों, एनएसए एक ऐसा कानून है जो कि 1980 में सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के लिए बनाया गया था। क्या 1980 में ही बनाया गया था? नहीं, ये अंग्रेजों के काल का है। अंग्रेजों के काल में जो विरोध करते थे उन लोगों को रोकने का है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी यानी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार से एनएसए इन पर अप्लाई हुआ। यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देश हित में गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें एक पक्ष बनता है कि एनएसए लगाना सही नहीं है। ये जो पॉइंट यहां पर पत्रकार लिख रहे हैं, इनका तर्क है कि एनएसए के स्थान पर अगर इन्होंने फेक वीडियो बनाया तो फेक वीडियो का चार्ज लग सकता था। फेक वीडियो के आधार पर फेक वीडियो का जो धाराएं हैं या फिर गलत जानकारी प्रेषित करने की जो धाराएं हैं वो लगाई जा सकती थी, लेकिन एनएसए लगाकर इनका कैरियर बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली इसमें जमानत मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहां तक कि यह कहा जाता है कि संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना किसी जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है और इसमें रखने के लिए आरोप लगाने की भी जरूरत नहीं है। अर्थात यह भी तय करने की जरूरत नहीं है कि तुमने क्या किया, तुम पर एनएसए लगा है, यानी तुम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो। इसको खतरा क्यों माना गया? बोले इन्होंने बिहार के मजदूरों को भड़काया कि तुम तमिलनाडु के अंदर तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को
इसको एनएसए को यहां पर लगाया गया। हिरासत की समय अवधि को 12 महीने तक किया जा सकता है और हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है। राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। ठीक है, एनएसए कब आया था? 1881 के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल रेगुलेशन थर्ड नाम का कानून बनाया गया था। 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें कहते हैं कि बिना अपील बिना दलील का जो एक्ट था, वो भी एक प्रकार से एनएसए का ही रूप था। वर्तमान की सरकारों के द्वारा अपने विरोध में जो लोग हैं उनको दबाने के लिए आज भी एनएसए का उपयोग किया जाता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर इस प्रकार से तो कोई भी व्यक्ति बोलने से डरेगा। देखिए, फेक अगर वो चीज थी तो फेक वीडियो बनाना और फेक वीडियो बनाकर गलत सूचना फैलाना यह भी एक क्राइम है। क्राइम इसलिए है क्योंकि इससे वाकई में देश की एकता और अखंडता में जो फर्क पड़ा, क्योंकि लोगों में यह भावना बैठ गई, क्योंकि जो बहुत से मजदूर वहां काम कर रहे थे उन्हें यह लगने लगा कि हमारे साथ वाकई में ऐसा हो रहा है, इसलिए वहां भगदड़ मच गई। दूसरी तरफ क्या एनएसए लगाना पूरी तरह उचित है? तो इसका संज्ञान अब कोर्ट लेगी। सुप्रीम कोर्ट आपके जितने भी तर्क हैं या फिर जो मनीष कश्यप की तरफ से बचाव के जो तर्क दिए जा सकते हैं उनकी सुनवाई करेगी और सुनवाई करके कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स देगी। इसमें आगे की राह क्या है? देखिए, मनीष कश्यप लगातार बोलते जा रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो वर्तमान सरकार जो कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनेंगे। तो उनके इस बयानबाजी को लेकर के ये माना जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे राजनीतिक प्रतिशोध की तरफ उतर रहे हैं। उनके राजनीतिक इंक्लिनेशन है, ये ऑलरेडी सरकार का आरोप है कि वो राजनीति के चलते ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में क्या सही क्या गलत ये तो जनता तय करती है। जनता, अगर आपकी नजर में कोई व्यक्ति सही है तो वो सही है, आपकी नजर में वो व्यक्ति गलत है तो वो गलत है। फिलहाल कोर्ट जो है वो अपना फैसला क्या देगी वो आपको जरूर सुनना होगा। समय निकालिए, हम उस पर जरूर आपको जब 10 अप्रैल के दिन कोई भी फैसला आएगा उससे आपको जरूर अवगत कराएंगे। ठीक है, हाँ, एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, वो आप सभी स्वीकार करें। और वो जानकारी ये है कि अपनी पाठशाला, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, हमारा अपना एप्लीकेशन, इस पर एक बड़ा सरप्राइज जो मैंने पहले भी अनाउंस किया था फिर एक बार अनाउंस कर देता हूं। यदि आप में से कोई भी साथी इस कोर्स को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने पर उन्हें जो मार्च में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी अब वो भी विजिबल हो जाएगी। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है, हम करना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमने मैपिंग तो ले ली, लेकिन हमारा जब आप वो बोलते हो ना मैपिंग के अंदर पढ़ाते समय कि इस देश का इतना पीछे टाइम है, ये इस टाइम जोन पर है, यहां पर प्रेशर बेल्ट्स है, यहां सरगासो सी है, सरगासो सी में बर्मुडा ट्रायंगल क्यों बनता है, जहाज क्यों डूबते हैं, जब आप ये चीजें समझाते हो तो हमें लगता है कि काश हमें वो पता होता कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या था। इसलिए हमने उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आज मतलब हमारे साथ में इन दिनों वर्ल्ड मैपिंग में एनरोल हो रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मार्च में पढ़ाया जाने वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंटेंट भी विजिबल होगा। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो अपनी पाठशाला पर पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी और हिस्ट्री बहुत ही शानदार इसी तरह बोर्ड के थ्रू एक्सप्लेन करते हुए आपको उपलब्ध कराई जा रही है मात्र 1999 में, जो कि उपयोगी है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, उन सभी एग्जाम्स में। जैसे अभी जितना हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया था उसी में से मतलब बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत सीधे सीधे प्रश्न निकल कर आ गए हैं। मैं ये वादा करता हूं कि यदि आपने ये साल भर का कोर्स, ड्यूरेशन का कोर्स पढ़ लिया, तैयार कर लिया, जिसकी मियाद लगभग 7 से 8 महीने होगी, तो यह मानकर चलिए कि आपको बहुत सारा मुनाफा होगा। परीक्षाओं में सीधे सीधे क्वेश्चंस और थॉट प्रोसेस एकदम उच्च लेवल की हो जाएगी। सीधा डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई की जा रही है। पूरा कंटेंट आपको लिखित में पीपीटी, पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्लास को कितनी भी बार देखने की आजादी है। आप वीडियो को मल्टीपल टाइम किसी भी स्पीड पर चला के सुन सकते हैं। ये क्लासेस पूरी तरह से इंटरेक्टिव हैं, लाइव क्लासेस हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स को आपको यहां पर इतनी कम कीमत पर पढ़ाया जा रहा है, तो फिर अपनी पाठशाला कहां से लें? तो कमेंट बॉक्स में हमने अपनी पाठशाला का लिंक पिन किया हुआ है और गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप सर्च करेंगे अपनी पाठशाला तो ये आपको विजिबल हो जाएगी। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा हमारे साथियों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है और यहां पर ऑलरेडी हमारे मित्रों ने हमें
4.9 की स्टार रेटिंग दी है। जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, उन सब का ये है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की डिमांड पर अब जो ये मैपिंग की क्लास है ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ भी मिलेगी। वो मैपिंग 3 तारीख से शुरू हुई है, वो सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। जल्दी से उसमें आप एनरोल कर लीजिए और अपने अपने आप को यहां पर तैयार कर लीजिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो यहां पर आप इन नंबरों पर कॉल करके हमारे साथ में किसी भी प्रकार के संवाद को स्थापित कर सकते हैं, कोर्स रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो, ठीक है। डन। चलिए, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।